हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and an object in motion will continue moving with a uniform velocity unless acted upon by an external force. तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, वो मूव करता रहेगा विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे। In other words, we can say that all objects resist a change in their state of motion. तो यानी फ्रेंड्स कि अगर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में मूव करता रहेगा विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस दे आर एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। Okay, so this is Newton's first law of motion. So according to Newton's first law of motion, हमने सीखा that a stationary object will continue to be stationary. जैसे कि फ्रेंड्स एक ये स्टेशनरी बॉल है, तो ये जो स्टेशनरी बॉल है ये स्टेशनरी ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई आउटसाइड फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव करे। And a moving object will continue moving with uniform velocity. For example, a moving ball with no outside force will not stop. और अगर कोई बॉल जो मूविंग है वो मूव ही करती रहेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके। ओके, अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि भाई जब मैं बॉल फेंकता हूं तो वो तो रुक जाती है। यस, वो इसलिए रुक जाती है बिकॉज इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। इस वजह से वो बॉल रुक जाती है। पर अगर आप बॉल स्पेस में थ्रो करें फ्रेंड्स तो वहां क्या होगा? वहां पर वो बॉल कंटिन्यू मूविंग ही रहेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो सेम स्पीड के साथ और सेम डायरेक्शन में वो मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है उसे रोकने के लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है जो अभी हमने समझा उसको फ्रेंड्स इनर्शिया ही कहते हैं। दैट द ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है कि भाई अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहे, अगर वो मूव कर रहा है तो वो एक सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे, इसी को कहते हैं इनर्शिया। एंड इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। और इनर्शिया की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। When a car brakes quickly, the passenger is thrown forward. अब फ्रेंड्स हम कार में बैठे हुए हैं और कार में एकदम से ब्रेक लगती है तो क्या होता है? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक पैसेंजर बैठा हुआ है और जैसे ही ब्रेक लगती है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए कार मोशन में है, उसके अंदर हम बैठे हैं, हम भी मोशन में हैं, बट जब सडनली ब्रेक अप्लाई होती है तो जो मूविंग कार है वो तो रुक जाती है, पर हमारी जो बॉडी है वो अभी भी मोशन में है। इसलिए जब ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी हम आगे की तरफ झुकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स बेहद जरूरी है कि कार में हम सीट बेल्ट पहनकर बैठें, क्योंकि अगर सडनली ब्रेक लगती है, जब कार बहुत स्पीड पर है और सडनली ब्रेक लगती है, तो अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो हमारा जो सिर है वो आगे, अगर हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो वो आगे विंडशील्ड से टकराएगा, अगर पीछे हम बैठे हैं तो हम जो आगे की तरफ सीट है उससे जाके टकराएंगे। ओके, आइए अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं।
When a bus begins to move suddenly, the passenger standing in the bus falls backward. अब फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम किसी बस या मेट्रो में खड़े हैं और वो जब अचानक से मोशन में आ जाती है, चलना शुरू कर देती है, तो हम पीछे की तरफ धकेले जाते हैं. वी फॉल बैकवर्ड. ऐसा क्यों होता है? दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. होता क्या है कि जब हम बस में खड़े हैं और वो अचानक से चलना शुरू हो जाती है, तो जो हमारी फीट बस के कांटेक्ट में है वो भी आगे की तरफ जाती है, वो भी मोशन में आ जाती है, पर हमारी जो बाकी बॉडी है वो रेस्ट में है, राइट? और वो उस मोशन को रेजिस्ट करती है और इसलिए हम पीछे की तरफ गिरने लगते हैं. ओके, सो दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. Now, another example. When a car makes a sharp turn at a high speed, we tend to slip to side of our seats. अब ये फ्रेंड्स आपने नोटिस करा होगा कि अगर हम कार में हाई स्पीड पर जा रहे हैं और वो एकदम से कोई शार्प टर्न लेती है, जैसे कि राउंड अबाउट वगैरह पे होता है, तो हम जो है हम अपनी सीट के साइड में स्लिप होना शुरू हो जाते हैं. ये किस लिए होता है? दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया. देखिए इसमें होता क्या है कि जो हम कार में बैठे हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं. जब टर्न आता है तो गाड़ी टेढ़ी होती है, गाड़ी टर्न होती है, ठीक है, गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, बट आवर बॉडी इट टेंड्स टू कंटिन्यू इन दैट स्ट्रेट डायरेक्शन. अब जब टर्न आ रहा है, बॉडी तो सीधी लाइन में ही रह रही है, अभी भी जाना वो सीधी लाइन में ही चाहती है, बट वो उस टर्न को रेजिस्ट करती है, इसलिए हम अपनी सीट की साइड में स्लिप होना शुरू हो जाते हैं. ओके, तो यही रीजन है फ्रेंड्स कि जब कोई शार्प टर्न आता है तो हम अपनी सीट की साइड पर स्लिप हो जाते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल फ्रेंड्स. The first law of motion explains why the passenger goes flying if the cycle stops suddenly. देखिए आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब आप अगर कोई साइकिल चला रहे हैं और अचानक से साइकिल में ब्रेक लगानी पड़ती है, तो जो हम साइकिल चला रहे होते हैं हम एकदम से आगे की तरफ जाके गिरते हैं. तो ये भी फ्रेंड्स ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है. वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों होता है. लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए जब साइकिल हम चला रहे हैं तो साइकिल मोशन में है और साइकिल के साथ साथ हमारी बॉडी भी मोशन में है, बट जब हमने साइकिल पे ब्रेक अप्लाई करी तो साइकिल तो रुक गई, उसका मोशन तो रुक गया, बट हमारी बॉडी इट टेंड्स टू कंटिन्यू इन दैट मोशन, वो मोशन में ही है अभी, इसीलिए हम एकदम से आगे की तरफ जाके गिरते हैं. ओके, आइए फ्रेंड्स एक और आपको कॉमन एग्जांपल से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाती हूँ. If we hit strongly using carom striker, only the bottom coin will move out and the other coins will fall vertically on the table. अब फ्रेंड्स हम सब कैरम खेलते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने ऐसे एक स्टैक बना लिया है गोटियों का, जो कॉइन्स हैं कैरम के उनको हमने ऐसे स्टैक फॉर्म में रख लिया है. अब अगर हम स्ट्राइकर से तेज से स्ट्राइकर को हिट करते हैं इस स्टैक पर, तो जिस गोटी पर स्ट्राइकर टकराता है, जो नीचे की होती है, सबसे नीचे की गोटी, वो टकरा के वो गोटी बाहर चली जाती है और बाकी की जो ऊपर की गोटियां होती हैं वो उसी जगह पर रहती हैं. ऐसा क्यों होता है? देखिए जब नीचे की गोटी को स्ट्राइकर टकराया तो वो जो गोटी है वो तो मोशन में आ गई है, बट रेस्ट ऑफ द कॉइन्स दे वर इन रेस्ट एंड दे कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट. वो तो रेस्ट में ही रहे हैं, इसलिए वो नहीं गिरते. सिर्फ जिस गोटी पर स्ट्राइकर टच हुआ है, टकराया है, वही गोटी निकलती है ना? ऐसा ही होता है ना? सो दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया. तो फ्रेंड्स न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप इस पिक्चर से भी याद रख सकते हैं. देखिए ये हस्बैंड वाइफ है. जो हस्बैंड है वो टीवी के सामने बैठा हुआ है, मैच देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो उठना ही नहीं चाहता, बट जब तक नहीं उठेगा वो, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि उसकी जो वाइफ है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, एक्सटर्नल फोर्स से उसको उठाएगी नहीं. यही चीज होती है ना फ्रेंड्स आपके केस में भी. आप बच्चे भी टीवी देखते रहते हैं जब तक आपके पेरेंट्स यानी एक एक्सटर्नल फोर्स आकर आपको वहां से उठाते नहीं है. तो इस पिक्चर से, इस एग्जाम्पल से आप न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं.
अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे बना था। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पहले साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि किसी भी चीज को मोशन में रखने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी जरूरी है। यानी कि कोई भी चीज मोशन में जब भी रहती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी रहती है। सो गैलीलियो जो था उन्होंने फ्रिक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करी एंड न्यूटन बिल्ट लॉ ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस। और न्यूटन ने उन ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करा और उसके बेसिस पर ये पहला लॉ ऑफ मोशन बनाया। तो इसके लिए गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, लेट्स सी। देखिए, गैलीलियो ने एक ऐसा कर्व लिया और उसको स्मूथ कर दिया विद ऑलमोस्ट नो फ्रिक्शन। और वहां पर उस कर्व में उन्होंने एक बॉल को इस तरह से रोल डाउन करा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जब बॉल रोल डाउन करी तो वो कर्व के दूसरी तरफ देखिए ऑलमोस्ट लगभग उसी हाइट पर पहुंच गई जिस हाइट से बॉल को थ्रो किया गया था। ठीक है। अब उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने उस कर्व को थोड़ा इस तरह से फ्लैटन कर दिया। अब यहां पर भी जब बॉल को रोल डाउन करा गया तो फिर से बॉल ऑलमोस्ट उसी हाइट तक पहुंची जहां से उसको थ्रो करा गया था। नाउ इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने अब उस कर्व को और ज्यादा इस तरह से फ्लैट कर दिया। अब फिर बॉल को रोल डाउन करा गया। तो देखिए बॉल क्या हो रहा है कि बॉल इट विल कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाई जाए, वो बॉल मोशन में ही रहेगी। तो जो न्यूटन थे उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करा और उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भाई किसी चीज को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, बल्कि उसको मोशन से रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के बेसिस पर उन्होंने अपना पहला लॉ ऑफ मोशन बनाया। अब आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। It states that the force acting on an object is equal to the mass of that object times its acceleration. तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगी हुई है, जो एक्ट कर रही है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। दैट इज फोर्स दैट इज F इक्वल्स टू m इंटू a, जहां पर a क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम समझ लेते हैं। While catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball. तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में जब कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को बॉल की मूवमेंट के साथ साथ पीछे ले जाता है, जिससे कि बॉल उसके हाथों पर हर्ट ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके हाथ पर बहुत तेज आकर बॉल लगती है। सो दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं। पहला केस ये है जब फील्डर बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ नीचे लेकर नहीं जा रहा, और दूसरे केस में वो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथ नीचे लेकर जा रहा है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a, where a is final velocity minus initial velocity divided by t, that is time. अब देखिए जो फर्स्ट केस है उसमें जो बॉल है वो सडनली स्टॉप हुई है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट रिड्यूस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उसको रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डिवाइडिंग फैक्टर है ना टाइम, ये बहुत कम है इस केस में, और इसी वजह से फील्डर के हाथ में चोट लग सकती है व्हाइल कैचिंग द बॉल। ठीक है, बट अगर अब हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में जिसमें हाथ पीछे किया जा रहा है, इसमें बॉल जो है वो सडनली स्टॉप नहीं हुई है, उसे कुछ टाइम मिल गया है। बॉल की वेलोसिटी जीरो तक आने के लिए उसे कुछ टाइम मिल गया है, जिसकी वजह से जो एक्सीलरेशन है वो कम हो गई है और जो फोर्स अप्लाई किया जाना है
वो बॉल को कैच करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाना है वो काफी कम हो गया है, और इस केस में फील्डर को बहुत कम हर्ट होगा व्हाइल कैचिंग द बॉल। इसीलिए जो फील्डर्स हैं वो अपने हाथ पीछे लेके जाते हैं टू कैच द मूविंग बॉल। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। A man is not able to move a 200 kilogram object but can easily move a 20 kilogram object. अब फ्रेंड्स हमें पता है कि भाई हम एक 20 किलो के ऑब्जेक्ट को आसानी से हिला सकते हैं एज कंपेयर टू अ 200 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए दोनों ही केस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही केस में जो ये पर्सन है वो उतनी ही फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसके अंदर उतनी ही ताकत है, और वो उस फोर्स से वो 20 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट को तो मूव कर पा रहा है, पर उस फोर्स से वो जो ये ज्यादा हैवी मास यानी 200 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट है वो उसको मूव नहीं कर सकता। राइट ऐसा ही होता है ना, because I told you that force equals to mass into acceleration। तो इस फॉर्मूला से फ्रेंड हमें समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स चाहिए उसे हिलाने के लिए, उसे एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा हमें फोर्स चाहिए उसे हिलाने के लिए। Let's see one more example. A boy is able to hit a lighter ball far away compared to heavier ball with same force applied. अब यहाँ पर देखिए दो सिनेरियो हैं। एक जो पहला सिनेरियो है उसमें जो बॉल हिट कर रहा है बॉय वो काफी हल्की बॉल है, और सेकंड केस में जो बॉल हिट कर रहा है वो काफी भारी बॉल है। दोनों ही केस में वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पहले केस में जहां पे बॉल हल्की है उस फोर्स से वो बॉल बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी, बट सेकेंड केस में जहां पर बॉल हैवी है वो वही सेम फोर्स करके जब उसको हिट करता है तो वो बॉल वही गिर रही है, वो उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ये क्यों होता है? इट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने समझा दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर फ्रेंड्स पहले केस में जहां पर बॉल का मास कम है तो वो सेम फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेट हुई तो वो दूर गई, बट सेकंड सिनेरियो में जहां पर बॉल का मास ज्यादा है तो वो सेम फोर्स से कम एक्सेलरेट हुई और वो पास में ही गिर गई। ओके, अनदर एग्जांपल, we are able to push a brick with greater acceleration if we apply both hands to it। अब फ्रेंड्स अगर हम एक ब्रिक ले लें और उसको हम एक हाथ से उस पर हम फोर्स लगाएं तो वो कम एक्सेलरेट होगी, बट अगर उसी ब्रिक पर मैं दोनों हाथ से फोर्स लगाऊं तो वो ज्यादा तेज एक्सेलरेट होगी। दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion says that for every action there is an equal and opposite reaction। यानी हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। In other words, it states that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। पर ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं, हमेशा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होती हैं। अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एज द सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए जो सेलर है जब वो प्लेटफॉर्म पर आगे जाना चाहता है तो वो बोट पर पैर रखकर आगे की तरफ मूव करता है। वो तो आगे मूव हो गया, बट जो बोट होती है वो पीछे मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
देखिए अभी मैंने आपको बताया दैट एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर एक्शन क्या है, दैट द सेलर पुशिंग ऑफ द बोट टू मूव फॉरवर्ड। एक्शन ये है कि जो सेलर है वो बोट को पुश कर रहा है, वो नीचे की तरफ उसको दबाता है आगे जाने के लिए। और इसका रिएक्शन क्या होता है, दैट द बोट pushing back on the sailor with an equal force causing the boat to move backward। रिएक्शन ये होता है कि जो बोट है वो भी फोर्स एक्सर्ट करती है, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ मूव करती है, वो सेलर पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस वजह से बोट जो है वो पीछे की तरफ जाती है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Let's see another example. Releasing a balloon full of air has an equal and opposite reaction। तो देखिए अगर हम एक बैलून लें, उसमें हम हवा भर दें और फिर हम उस बैलून को छोड़ दें, तो क्या होता है, दैट एयर गोज डाउन एंड दैट बैलून गोज अप। ये क्यों होता है, दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द बैलून रशेज आउट ऑफ द ओपन एंड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बैलून के अंदर कंप्रेस्ड एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से बाहर निकल रही है, वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से। और इसका रिएक्शन क्या होता है, दिस एस्केपिंग एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बैलून इन द अपोजिट डायरेक्शन विच मूव्स अपवर्ड्स, दैट इज विच इज अपवर्ड्स। तो ये जो एस्केपिंग एयर होती है ये क्या करती है, ये उस बैलून पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि जो वो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स। तो ये भी बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने सीखा दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Another example, when a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun, which results in the recoiling of the gun. तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी गन से फायरिंग होती है तो वो एक फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है बुलेट पर, जिससे कि बुलेट आगे जाती है। पर बुलेट भी तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही है गन पर, जिससे कि जो गन है वो रिकॉइल हो जाती है, यानी कि गन पीछे की तरफ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, दैट द गन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट फॉरवर्ड। जो गन है वो बुलेट पर फोर्स लगाती है, जिससे कि जो बुलेट है वो एक्सेलरेट यानी कि वो आगे की तरफ जाती है। और रिएक्शन क्या होता है, दैट बुलेट इन टर्न एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैक ऑन द गन। जो बुलेट है वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है गन पर, जिससे कि गन पीछे की तरफ जाती है। ओके तो यहां पर भी एक एक्शन हो रहा है और उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जब दोनों ही फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड पर, बुलेट पर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स गन पर भी लग रही है, पर बुलेट तो बहुत दूर तक जाती है, तो जो गन है वो पीछे इतनी दूर पर क्यों नहीं आती, भाई दोनों ही फोर्स सेम है। तो इसका राज छुपा है फ्रेंड्स न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जब हमने बुलेट पर जो फोर्स लगाई, बुलेट क्या है वो हल्की है, उसका मास जो कम है, तो जब हम बुलेट पर वो सेम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हो रही है। पर गन जिसका मास ज्यादा है, जिसका वेट ज्यादा है, हम उस पर जब उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन कम होती है। इसलिए वो जब पीछे मूव करती है तो वो उतनी ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाती। सो दिस इज द रीजन फ्रेंड्स।